नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आज़ाद हस्तापुरिया पॉडकास्ट में। आज हम पहुँचे हैं अपने गुरुजी आदरणीय सुनील पौसवाल जी के निवास पे। वो एक शिक्षाविद, समाज सेवक, योग गुरु और एक राजनेता हैं और वो हस्तापुर के विकास के लिए, शैक्षिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए और हस्तापुर की धरोहर को बचाने के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आज हम उनसे जानेंगे उनकी बचपन से अब तक की यात्रा के बारे में, उनके मोटिवेशन के बारे में। ऐसा क्या है कि जो इतना सुबह से लेकर शाम तक क्षेत्र के बारे में इतना सोचते हैं, अपने धरोहर के बारे में इतना सोचते हैं और हस्तापुर की राजनीतिक और वैश्विक विरासत के बारे में जो उनके विचार हैं, आज उनसे जानेंगे। तो गुरुजी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया आज। कुलदीप भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आज़ाद हस्तापुरिया पॉडकास्ट चैनल का। जो शुरुआत आपने महाभारत कालीन ऐतिहासिक नगरी जो भगवान श्री कृष्ण जी की कर्मस्थली है, ऐसी स्थली से की है, उसके लिए मैं आपका दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू। साथ ही पॉडकास्ट शुभारंभ करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हस्तिनापुर के बारे में, पॉडकास्ट रखने के बारे में, चिंतन करने के बारे में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और ऐसा क्या कारण रहा कि आपने हस्तिनापुर को ही अपना केंद्र बिंदु माना? गुरुजी, इसके पीछे मेरा जो मेन रीजन था वो ये था कि हमारा जो हस्तापुर की विरासत है उसके बारे में बात करने वाला, उसको बताने वाला कोई नहीं है। जो भी अब तक पॉडकास्ट वाले हैं या व्लॉगिंग वाले हैं, वो सब आपका बड़े बड़े मेट्रो सिटी से आते हैं या फिर दूर दराज से हैं। तो हमारे इधर लोकल का इस फील्ड में भी कोई नहीं था। तो मेरी इच्छा थी कि अपने क्षेत्र के जो गणमान्य लोग हैं या जो हमारी धरोहर हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं या हमारे जो गणमान्य, जैसे आप हमारे, तो उन सब की एक आवाज़ रिकॉर्ड करने का, उन सब की आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाने का मेरा ये इच्छा थी। और मैं बस आपके मार्गदर्शन में, और पहला जो मेरा था कि मैं किससे करूं, शुरुआत कैसे करूं, तो मैं आपसे आज शुरुआत कर रहा हूं। तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। मैं तो आपका अपना हूँ और हमेशा हस्तिनापुर के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, जन जन के लिए मैं दिन रात 24 घंटे तैयार हूँ। आप जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं हस्तिनापुर क्षेत्र से जुड़ी ही मुद्दों के बारे में, उस सब का मैं आपको बड़ी स्पष्टता के साथ जवाब भी दूंगा और जो भी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं का पॉडकास्ट के माध्यम से निराकरण करने का भी भरसक प्रयास करूंगा। तो गुरुजी, मुझे पहला जो सवाल था मेरा वो आपकी जीवन यात्रा, आपका जो आप अभी हस्तिनापुर के लिए काम कर रहे हैं सब कुछ। तो हस्तिनापुर में सड़क निर्माण हो, स्कूल निर्माण हो, या हस्तिनापुर की धरोहर को बचाने का हो, या फिर हस्तिनापुर के लिए आपने जो देवनगरी के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में आप अपने विचार बताएं। कुलदीप जी, जैसा आप भी जानते हैं कि हस्तिनापुर केवल एक नगर नहीं बल्कि आध्यात्मिक दर्शन का एक बड़ा केंद्र है, जो युगों युगों से संतों महापुरुषों की जन्मस्थली और कर्मस्थली रहा है। और आप भी जानते हैं हस्तिनापुर महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर आया करते थे, तो ये वो मिट्टी है जिसके कण कण में भगवान का वास है। और यदि बात आध्यात्मिक दर्शन की जाए तो राजा हस्ती से हस्तिनापुर का नाम हस्तिनापुर पड़ा। उसके बाद यदि आप शास्त्रों को, पुराणों को और ग्रंथों को पढ़ने का काम करेंगे तो रामायण में भी एक वृत्तांत आता है कि जब भरत और शत्रुघ्न जी अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनको गंगा नदी से होकर निकलना पड़ा और वो गंगा नदी हस्तिनापुर के निकट प्रवाहित होती थी। ऐसा मैंने भी पढ़ा है और आप भी पढ़ सकते हैं। कुलदीप भाई, अपना तो जीवन बचपन से ही माँ भारती की सेवा में समर्पित रहा है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी जो विद्यालय अपना रानी नगला का, यहाँ से प्राप्त की। बचपन में जब पढ़ते थे तो बाबा जी जो प्राइमरी स्कूल बना हुआ है, वो बाबा जी और उनके चाचा भरत सिंह और उनके भाई खजान सिंह और उनके परिवारजनों के सहयोग से उन्होंने, पता चला कि उन्होंने ज़मीन डोनेट कर विद्यालय को संचालित करवाने का काम किया। तो हमें भी लगा कि कुछ ना कुछ शिक्षा में अच्छा करना चाहिए। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमने निरंतर भाव से बचपन से ही, जैसे हम ग्रेजुएट हुए तो ग्रेजुएट होने के बाद ही तुरंत हमने छात्रों को शिक्षा देने का काम शुरू किया। उसके साथ साथ लगातार जो पास में अपना मेजर सा मेडिकल कॉलेज, वहाँ भी पढ़ाने का काम किया और मावाना में भी शिक्षण संस्थाएं से जुड़ कर रहे। लगातार समाज के लिए, छात्रों के भविष्य को सुधारने के लिए
हमारे हस्तिनापुर क्षेत्र का युवा कैसे आगे बढ़े, वो कैसे भिन्न भिन्न प्रकार की नौकरियां प्राप्त करे, ऐसा चिंतन अपने जीवन में रहा। उसी का परिणाम है कि अपने द्वारा पढ़ाए गए कई हजार की संख्या में छात्र और छात्राएं आज विभिन्न पदों पर आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, आर्मी और पता नहीं किन किन प्रकार के विभाग हैं उनमें कार्यरत हैं। और जब उनके चेहरों पर हम खुशी देखते हैं और वो मिलते हैं, आकर कहते हैं कि गुरुजी आपकी वजह से हो गए, तो हम उनसे केवल एक ही बात कहते हैं कि वजह मैं नहीं, परमात्मा है। परमात्मा ने तो मुझे आदेशित करने का काम किया और आपने प्रयास किया तो आप सफलता के शिखर पर पहुंचने का आपने काम किया है। तो उसी से प्रेरणा लेकर धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त की, एमए किया, बीएड किया, एमबीए किया और भिन्न भिन्न प्रकार के डिप्लोमा वगैरह हमने करने का काम किया। जीवन में केवल एक ही भाव रखा कि प्रभु का एक शास्त्रों के माध्यम से स्लोगन है कि तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तो वो करना शुरू कर दे जो मैं वो चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो अपना तो समर्पित संभाव प्रभु के प्रति समर्पित है। हम कुछ नहीं है, सब कुछ सर्वोच्च पावर प्रभु है। और जब प्रभु के प्रति समर्पित भाव होता है तो फिर अहंकार नहीं होता, फिर जीवन में सरलता होती है। और जीवन में सरलता के साथ साथ विनम्रता होती है। और विनम्रता के साथ साथ हमारा केवल एक ही दर्शन होता है कि हम योगी बने ना बने, लेकिन जीवन में हमेशा दूसरों के चेहरों पर खुशियाँ लाने वाले ऐसे योगी जरूर बने, उपयोगी जरूर बने, ताकि हमारे प्रयास से किसी के चेहरे पर खुशी आए, कोई खुशहाल हो जाए, तो जीवन सार्थक होता है। मैं युवाओं को भी एक हमेशा प्रेरणा के स्रोत जो बड़े बुजुर्ग रहे हैं उनसे प्रेरणा लेकर केवल एक ही बात कहता हूँ कि सबसे पहला काम हम सबको अपने माता पिता का सेवा सत्कार करना, बुजुर्गों का सेवा सत्कार करना, गुरुजनों का सम्मान करना है। जो गुरुजनों की, माता पिता की, वृद्धजनों की सेवा करने का काम करता है उसको कोई ज़िंदगी में हरा नहीं सकता, उसको कोई परेशान कर नहीं सकता। क्योंकि प्रभु का और वरिष्ठ जनों का जब आशीर्वाद जीवन पर किसी के भी होता है तो निश्चित रूप से उसकी जीवन यात्रा अच्छी चलती है। कुछ लोग सोचते हैं कि सफलता का मंत्र केवल धन कमाना है, बैंक बैलेंस करना है, गाड़ी घोड़ा रखना है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, सफलता का शिखर प्राप्त करने का केवल एक ही माध्यम है कि हम समाज के लिए, जिस क्षेत्र में हम पैदा हुए हैं उस क्षेत्र के लिए, क्योंकि क्षेत्र का भी एक व्यक्ति पर ऋण होता है, समाज का भी एक ऋण होता है, और जिस देश में पैदा हुआ उस देश का भी ऋण होता है। राष्ट्र हम सब के लिए सर्वोपरि है। नेशन फर्स्ट की भावना हम सब के अंदर होनी चाहिए और राष्ट्र प्रथम का भाव रखकर हम अपने समाज में जहाँ भी जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। और इससे कहीं ना कहीं राष्ट्र भक्ति के साथ साथ राष्ट्र को सशक्त व समृद्ध बनाने की प्रेरणा भी हम सबको मिलेगी और हम राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने का काम करेंगे। यही दिनचर्या, यही जीवनचर्या है। और इस दिनचर्या के भाव के साथ साथ, क्योंकि हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है, हम सब सनातनी हैं और सनातन का केवल एक ही मूल भाव है, तन समर्पित, मन समर्पित, अब तो ये जीवन समर्पित, जय जय भारत, जय जय भारत। इसके साथ साथ हमारी एक ही परिकल्पना होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु सर्वे निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम विश्व कल्याण की कामना करते हैं, हम सबके उत्थान की बात करते हैं। तो उसी उत्थान को और उसी भाव को हम अपने जीवन में चरितार्थ कर कर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस विचारधारा पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की विचारधारा को आगे लेकर चलने का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जिस धारा पर काम कर रहे हैं, हम भी सोचते हैं कि हम भी एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम भी सामाजिक जीवन में जीवन जीते हैं, तो क्यों ना हम प्रयास करें, हम उस हवन में आहुति लगाने का काम करें, जो हवन सबको एक तरह से विकास की ओर और समृद्धि की ओर ले जाने का काम करता है। तो गुरुजी, आपकी जो जीवन यात्रा अभी तक की है वो आपने बताया, आपका मोटिवेशन क्या है, मतलब आपका लक्ष्य क्या है, या क्षेत्र के लिए या अपना पर्सनल, मतलब आपको, मुझे पता आपको किसी पद या उसकी चाहना नहीं है, लेकिन फिर भी एक मन में फीलिंग होती है कि हाँ, मैं अगर इस पद होता मैं ये कर पाता, या ऐसा होता वैसा कर पाता, ऐसा कुछ, या आपका मोटिवेशन या आपका। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपसे। आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम सुना होगा। हाँ जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम संघ संचालक
परम श्रद्धेय डॉक्टर केशवराव बलिराव हेडगेवार जी, जिनका जीवन पूरा हमेशा समाज को समर्पित रहा है, वो एमबीबीएस डॉक्टर होने के बाद भी उनका एक ही चिंतन था कि मैं देश के लिए अच्छा कैसे करूं। हम उसी विचार परिवार से रखते हैं, उसी विचार परिवार में हमने संघ की शाखा खेलते हुए बाल्यकाल से ही, बचपन से ही उस जीवन को अपने अंदर धारण किया हुआ है। हमारा उद्देश्य हमें कुछ मिले ना मिले इसकी परवाह हमें कभी नहीं होती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो होता है, उनका स्वयंसेवक जो होता है, हम सब जो स्वयंसेवक है, हमारा केवल एक विचार होता है, राष्ट्रोत्थान, राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस जीवन को हम कैसे जलाएं, और उसका केवल एक ही मूल मंत्र है। आपने यदि कभी प्रचारक देखे हों तो उनके पास ना गाड़ी होती है, ना घोड़ा होता है, ना बंगला होता है, ना कोठी होती है। वो अपने घरों से कई कई हजार किलोमीटर दूर जाकर एक संत जैसा जीवन जीने का काम करते हैं। और उसी का परिणाम है कि अचानक कोई व्यक्ति पता चला कि वो मुख्यमंत्री बन गया, वो क्या बन गया, राष्ट्रपति बन गया, और पता चला कि वो किसी विधानसभा से कुछ बना दिया। तो हमारी जीवन यात्रा तो उसी तरह की जीवन यात्रा है। और हम, आपने देखा होगा अपने क्षेत्र में, हम साइकिल से, मोटरसाइकिल से, पैदल चलते हुए अचानक, हमें कभी गाड़ी घोड़ा की कहीं लालसा नहीं होती बिल्कुल भी। हम जीवन की अनुकूलता में ढलने वाले व्यक्ति हैं और उसी अनुकूलता को अपने जीवन में धारण कर कर हमेशा चलते हैं। जैसा आपने कहा कि आप, मतलब मुझे पता है आप सिंपलिसिटी में जीते हो, लेकिन आपके बाद जो कुछ स्कूल जिन्होंने खोला वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, पुलिस प्रोटेक्शन लेके घूम रहे हैं। अब मुझे नहीं पता उन्हें खतरा क्या क्या नहीं है, ठीक है। वो एक, मतलब वो एक ईगो सेटिस्फेक्शन है या क्या है, वो आप जवाब देना चाहें तो। शिक्षक का तो काम केवल एक कलम धारण कर कर उससे ज्ञान को, अपनी ज्ञान की रोशनी के द्वारा दूसरों को ज्ञान देना है। क्योंकि शिक्षक उस मोमबत्ती के समान होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करने का काम करती है। अब स्वयं हम तब जलेंगे जब हमारा समर्पण, हमारा जीवन, हमारी सोच दूसरों को देने की होगी, न कि लेने की होगी। शिक्षक का पूरा जीवन त्याग से परिपूर्ण होता है और त्याग की परिपाटी पर ही जीवन आगे चलता है। और वही धारणा हमारे मन में है, उसी धारणा को लेकर हम तो जिए जा रहे हैं। और आपने देखा भी होगा, मैंने हस्तिनापुर क्षेत्र से जुड़ी हुई 4-5 कविताएं भी लिखने का काम किया है। आओ चले हस्तिनापुर की ओर, हस्तिनापुर के नज़ारे हमें बुलाते हैं। आओ चले हस्तिनापुर की ओर, हस्तिनापुर के नज़ारे हमें बुलाते हैं। कहीं पर खुशियाँ और कहीं पर कल्लव करते पक्षी हमको दिख जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या दें। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है कि हमें जो मिला हम उसको कैसे दूसरी पीढ़ी पर ट्रांसफॉर्म करने का काम करें। नशा मुक्ति अभियान का भी हमने एक कविता लिखने का काम किया है। आने वाले टाइम में सोच है कि हस्तिनापुर क्षेत्र को नशा मुक्त करने का अभियान चलाएं, क्योंकि नशा मुक्त क्षेत्र होगा तो विकास युक्त क्षेत्र होगा। साथ के साथ ही हमारे क्षेत्र से भी IAS PCS बने, ऐसा सोचा था, कुछ बच्चे बन गए हैं, बड़े सपने साकार हो रहे हैं। अभी हमारे गांव से, रानी नगला से भी बनी है, इकवारे से भी बच्ची बनने का काम किया है, बहुत सारे बच्चे हमारे पढ़ाए हुए भी बने हैं। तो हम केवल एक ही सोचते हैं कि गरीब से गरीब का बच्चा पढ़कर भी उन पदों पर पहुंच जाए जहां से सरकारी नीतियां क्रियान्वित होती हैं, तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होता है, देश का विकास होता है। जब ना गाँव, ना किसान, ना मजदूर, ना शहर, किसी में कोई भेद नहीं होता है, भेद नहीं होता है और सबके लिए काम होता है, तो निश्चित रूप से देश का विकास होने का काम होता है। तो ऐसी सोच हम रखने का काम करते हैं और पूरे जीवन इसी मंत्र के साथ, इसी जीवनचर्या के साथ हमेशा चलने का काम करेंगे। हमारा हस्तिनापुर क्षेत्र प्राचीन समय से अब तक काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। अच्छे अच्छे यहाँ पे मंदिर हैं, यहाँ पे अच्छे अच्छे पर्यटन के क्षेत्र हैं। कोई भी विधायक बना अब तक उसी की सरकार बनती है, ठीक है। फिर भी हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। वर्तमान सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है यहाँ के लिए। यदि वर्तमान सरकार की बात की जाए तो हमारी सरकार के द्वारा हस्तिनापुर के विकास के लिए, आपने समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी सुना होगा कि 500 करोड़ रुपए तो राष्ट्रीय सह संग्रहालय के लिए आवंटित करने का काम किया, जिस पर काम चल रहा है लगातार। चाहे वो द्वार का निर्माण हो, चाहे वो हस्तिनापुर के इतिहास का संकलन हो, चाहे वो किसी मंदिरों का जीर्णोद्धार हो। साथ के साथ ही कृष्णा सर्किट से जोड़ने के लिए जो अपने पहले सांसद थे राजेंद्र अग्रवाल जी और दूसरे सांसद अपने अरुण गोविल जी, वर्तमान सांसद बिजनौर लोकसभा से चंदन चौहान जी, और
इन सब के प्रयास के द्वारा हस्तिनापुर को कृष्णा सर्किट में शामिल करने के लिए 3150 करोड़ रुपए और आवंटित होने का काम हुआ है, जिसके द्वारा हस्तिनापुर एक बड़े स्तर का एक पर्यटन केंद्र बनेगा और यहाँ पर इतना विकास होगा कि आने वाली पीढ़ियों को लगेगा कि वास्तव में कहीं हम हस्तिनापुर जैसी स्वर्ग धरती पर रह रहे हैं। और जो बात आपकी है, आपका कहने का उद्देश्य है कि ऐसा क्या है कि सभी को कहीं ना कहीं करने का काम किया है। हाँ, उसके लिए है, एक टीस भी है, सोच भी है और कसक भी है, मैं उसमें कहने में गुरेज नहीं करता हूँ। जब मेरठ जनपद की जितनी भी विधानसभाएं हैं, चाहे वो सिवाल खास विधानसभा हो, चाहे वो सरदना विधानसभा हो और चाहे वो कठोर विधानसभा हो, सभी विधानसभाओं में कहीं ना कहीं राज्यसभा सांसद या विधान परिषद सदस्य बनाने का काम किया है किसी भी सरकार के द्वारा। केवल एकमात्र हमारी हस्तिनापुर विधानसभा ऐसी रही है जहां से अभी तक राज्यसभा सांसद या विधान परिषद सदस्य किसी को नहीं बनाया गया है। यदि बसपा सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जगबीर सिंह गुर्जर जी की बात करें या आप त्यागी जी का नाम ले रहे थे, त्रिलोक त्यागी जी के, तो उसके बाद आज तक किसी ने नहीं बनाना काम किया है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी उदासीनता है, या तो वो अपने विचार को वहाँ तक कह नहीं पाते या उस पर चिंतन नहीं कर पाते या हस्तिनापुर के महत्व को वो सही तरह से आकलन नहीं कर पाते। इसी कारण से कहीं ना कहीं हम उदासीनता का और उपेक्षा का शिकार लगातार हो रहे हैं। तो मैं तो आपके पॉडकास्ट माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ अपने यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, जो चैनल के द्वारा आपका विचार रखा गया है उस विचार पर चिंतन कर कर हस्तिनापुर में कोई भी हमारी पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी जाति का हो, जिसकी योग्यता क्षमता क्षेत्र को जोड़ने की, क्षेत्र के विकास में सोचने की, चिंतन करने की और क्षेत्र की चर्चा कर इस जो विश्व स्तर का हमारा हस्तिनापुर रहा है, जिसके बारे में कहा भी जाता है कि जो हस्तिनापुर से जीतता है उसी की सरकार प्रदेश में बनती है। तो मैं तो अपने आदरणीय संत महात्मा मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी से इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि एक बार हमारे हस्तिनापुर पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाकर हस्तिनापुर के किसी मूल निवासी जो हस्तिनापुर क्षेत्र से हस्तिनापुर विधानसभा में निवास करता हो, जरूर तराशने का काम करे, चाहे वो संघ की विचारधारा का हो, चाहे संगठन की विचारधारा का हो, या लगता हो आपको कि ये वास्तव में कुछ अच्छा हस्तिनापुर क्षेत्र के लिए कर सकता है, जरूर आप विधान परिषद भेजने का काम करें। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगा, आदरणीय अमित शाह जी से भी अनुरोध करूंगा कि किसी ना किसी व्यक्ति को जरूर तराशे इस विधानसभा से, जिससे संदेश जाए कि जो हस्तिनापुर विधानसभा युगों युगों से भारत के इस इतिहास को संकलित किए हुए है, उस विधानसभा से हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उन्होंने ऐसा विश्वास कर कर हस्तिनापुर के विश्वास को जीतने के लिए, यहाँ की जनता की भावनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए एक राज्यसभा सांसद यहाँ से बनाने का काम किया या एक विधान परिषद सदस्य यहाँ से बनाने का काम किया, तो निश्चित रूप से जो हस्तिनापुर के लोगों की एक टीस है वो कहीं ना कहीं दूर होगी। और मेरा मानना है कि जब ये चैनल की आवाज़ आज़ाद पॉडकास्ट जो आपका है, हस्तिनापुर के नाम से विशेष है, उसकी वहाँ तक पहुँचेगी तो जरूर कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होगा। और जिसके भाग्य में राजयोग होगा उसको राज्यसभा सांसद या विधान परिषद जैसा महत्वपूर्ण पद मिलेगा। और जब हस्तिनापुर का कोई बच्चा राज्यसभा में बैठकर हस्तिनापुर के विचार की चर्चा करेगा तो निश्चित रूप से जितना विकास अब तक हुआ उसके 10 गुना विकास हस्तिनापुर की धरती का होने का काम होगा। और मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हस्तिनापुर की धरती अपने आप में एक ऐसी धरती है जो यहाँ के अच्छा धर्म के आधार पर चलने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद देना काम करते हैं, जो अधर्म पर चलता है उसका विनाश करने का काम करती है। और आप इतिहास उठा कर देख लीजिए, जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर रहे हैं जो धर्म से हटकर चले हैं, उनका कहीं ना कहीं इस धरती ने तुरंत विनाश करने का काम किया है। तो गुरु जी, आप कह रहे हैं पर्यटन का विकास हो रहा है हस्तिनापुर में, तो यहाँ पे आने के लिए ना तो ट्रेन है ना बस है। ट्रेन हर साल आती है, कागजों में, धरातल पे कुछ नहीं हो पा रहा। बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं कि ट्रेन आएगी हस्तिनापुर, बट अभी तक नहीं आ पाई। ठीक है। और बस, वो एसी बस चल रही है उस टाइम के लिए, वो एसी बस बंद होगी। जो वैसी सिंपल बस है उनकी भी कनेक्टिविटी का बुरा हाल है। तो उस केस में पर्यटन का विकास कैसे हो पाएगा? देख कुलदीप जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि हस्तिनापुर में जब आप मेरठ जाते थे तो पहला जो रास्ता था वो बहुत छोटा और संकीर्ण रास्ता था। अभी हमारी सरकार के द्वारा कई हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आवंटित कर कर बड़ा हाईवे का निर्माण होने का काम हुआ, आपको दिखाई देता है। उसके साथ साथ अभी आप हमारे गांव रानीनगर आए हैं तो इस पर जो रोड बनने का काम हो रहा है 7 करोड़ की रोड का काम है। उसके साथ साथ जो दूसरी रोड है वो लगभग 3 करोड़ की है, उसके अंदर 2 करोड़ की है। और आप यदि हस्तिनापुर से चलते हैं तो पाली निकलते हुए, नगलाचांद निकलते हुए दरियापुर और आप मीवा मटोरा भद्रकाली तक चले जाते हैं तो वहां तक भी 18 फुटी रोड का चौड़ीकरण होने का काम हुआ है। तमाम योजनाओं का यदि आप आकलन करें तो बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार के द्वारा लाई गई हैं। हम सब समय समय पर आवाज उठाते रहते हैं सरकार के माध्यम से। और आपने देखा भी होगा कि योग का एक बड़ा कार्यक्रम हमने हस्तिनापुर में कराकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हस्तिनापुर की चर्चा कराने का काम किया और श्रीमद भगवत पिता की उच्च शिक्षा मंत्री और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भेंट करने का काम किया। साथ के साथ ही हस्तिनापुर से हस्तिनापुर की चर्चा कराने के लिए हमने लगातार लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम को जोड़ने का काम किया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हस्तिनापुर की चर्चा करने का काम किया। हम सब के अनुरोध से ही लगातार यहाँ पर विकास के कार्य हो रहे हैं। और उसके साथ साथ ही रेल की बात की जाए तो उसका बजट वगैरह सब कुछ अलॉट हो चुका है, सर्वे हो चुका है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने जब मेट्रो का उद्घाटन था मेरठ में, इंडिया टीवी और अन्य चैनलों के माध्यम से, एक जी न्यूज वाले भी थे उनके माध्यम से आवाज उठाई कि इस जो मेट्रो का विस्तारीकरण अपने हस्तिनापुर तक कर दिया जाए तो बेहतर कनेक्टिविटी हो सकती है। मेरा मानना है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जरूर कभी ना कभी इसका संज्ञान लेंगे और जिस दिन हस्तिनापुर तक मेट्रो आ जाएगी हमारे विकास को 4 पंख लगेंगे और पर्यटन निश्चित रूप से बढ़ेगा। जब पर्यटन बढ़ेगा तो क्षेत्र का विकास होने का काम होगा। पहले से पर्यटन की स्थिति बेहतर हुई है। हस्तिनापुर में डिग्री कॉलेज का निर्माण हुआ है, हस्तिनापुर में ITI कॉलेज के नई बिल्डिंग का निर्माण का काम हुआ है, हस्तिनापुर में राजकीय आश्रम पति जो विद्यालय है उस पर हॉस्टल वगैरह बनने का काम हुआ है। नए नए प्रोजेक्ट के द्वारा शिक्षा और चिकित्सा दोनों के क्षेत्र में बेहतर काम होने का काम हुआ है। तो हमारी सरकार तो हर भरसक प्रयास कर रही है विकास के लिए, आप देख भी रहे हैं। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। इसी तरह से हस्तिनापुर क्षेत्र का विकास बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार होगा। हस्तिनापुर का योगदान रहा है प्रदेश सरकार बनने में, देश की सरकार बनने में, लेकिन यहाँ के विधायक वो सब बाहरी होते हैं। आप वर्तमान विधायक को देख लो, पहले विधायक को देख लो, हस्तिनापुर के लोकल का कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ का विधायक नहीं बना। तो क्या यहाँ के लोगों में ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकें, या कोई भी पार्टी क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देती, या ऐसा क्या है कि यहाँ के लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा? नहीं, यहाँ के लोग भी रहे हैं विधायक, ऐसी बात नहीं। जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र से ही ठाकुर अमरपाल जी अपने मवाना के ढिकोली गांव से और भाजपा के सांसद रहे हैं, और गोपाल काली जी मवाना से विधायक रहे हैं भाजपा के द्वारा ही, अतुल खटीक जी भाजपा के द्वारा ही विधायक रहे हैं। तो हमारी दल ने तो हमेशा स्थानीय नेताओं को भी मौका देने का काम किया है और मुझे विश्वास है आने वाले टाइम में भी कुछ अच्छा होगा। तो पार्टी है समय समय पर जो संभावनाएं देखती है, किसको तय करना है, किसको बनाना है, ये सब शीर्ष नेतृत्व का काम होता है। और आपको एक बात और बता देता हूं, हमारे दल भाजपा से पहले जो जनसंघ हुआ करता था, जनसंघ के 5वें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पीतम्बर दास जी, वो अपने मवाना नगर के ही थे। ये शायद आपको जानकारी नहीं होगी, मैं पहली बार सुन रहा हूं आज। तो ये पहली बार सुन रहे हैं। तो जिनको जानकारी नहीं है उन युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ, अपार संभावनाएं इस क्षेत्र में रही हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर नेतृत्व करने वाले लोग नहीं है, या लोग बोलना नहीं चाहते, या लोगों में जानकारी का अभाव है, या उनमें शिक्षा का अभाव है, या उनकी वाणी में मिठास नहीं है। सब कुछ है यहाँ पर, बस समय बदलता है और समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं। कहीं ना कहीं, हाँ ये मैं भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे जो नेतृत्व करता है उनका विचार पता नहीं क्यों हस्तिनापुर की मिट्टी से जुड़े लोगों को बढ़ाने का नहीं है। यदि वो चाहेंगे, प्रयास करेंगे तो यहाँ भी नेतृत्व पैदा हो सकता है, लोग आगे बढ़ सकते हैं। अपार संभावनाएं क्षेत्र में हैं, सब तरह की चीजें रही हैं यहाँ पर। जो विधायक हमारे वर्तमान अच्छा काम कर रहे हैं, बेशक उसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी बार क्षेत्रीय जनता ने उन्हें चुना है, लेकिन उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ था उस टाइम पहले, जब वो कह रहे थे कि श्रापित भूमि है, यहाँ से मुझे तीसरी बार विधायक नहीं बनना। बट पार्टी कह रही है कि उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है यहाँ पे। देखिए, उस बारे में आप क्या कहेंगे?
हर एक पल व्यक्ति की मनोस्थिति बदलती रहती है। वो शायद किसी कार्यक्रम में थे और कार्यक्रम में जाकर उन्होंने उनकी मनोदशा और भाव स्थिति के कारण रहा, या कोई उनकी आंतरिक सोच रही होगी, या कोई उद्देश्य रहा होगा, उनसे ऐसा निकल गया। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी तो भूमि अपने आप में अच्छी भूमि है, और ये भूमि तो देवभूमि है। हस्तिनापुर एक धाम है, पवित्र धाम है, जहाँ सब लोग जप तप करने का काम करते हैं, साधना करते हैं। तो पूज्य ज्ञानमती माता जी का यहाँ पूरा प्रताप है। और आपने सुना भी होगा, बड़े बड़े संत महापुरुष मुनि यहाँ पर पैदा हुए हैं, रहे हैं। हरिदास जी की कुटी के बारे में आपने सुना होगा। तो बहुत सारे ऐसे यहाँ तपोस्थल हैं। बाबा मोहन नाम का मंदिर हस्तिनापुर में है। उसके साथ साथ कृष्ण मंदिर भगवान जी का हस्तिनापुर में है। हस्तिनापुर में गुरुद्वारा भी है, और जैन समाज के बहुत सारे तीर्थंकरों की भूमि भी रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पर संत महापुरुष समय समय पर अपना ध्यान साधना करने के लिए गंगा के तट के नजदीक और अन्य स्थानों पर आते रहते हैं। तो ऐसी कोई भूमि में गलती नहीं है। और हमारी सरकार के आशीर्वाद से ही पूज्य माता द्रौपदी जी के घाट को संवार कर बड़ी रोड बनवाने का काम, लगभग 2-2.5 करोड़ का काम हुआ है, और जीर्णोद्धार करने का काम हुआ है। जयंती माता शक्तिपीठ को भी विकसित करने का काम हुआ है। पांडेश्वर मंदिर को भी विकसित करने का काम हुआ है। कर्ण मंदिर के पास भी प्रयास जारी है। उसके साथ साथ जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सभी धार्मिक स्थलों को सजाने और संवारने का काम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में सरकार करने का काम कर रही है। पर्यटन विभाग बड़े स्तर पर काम कर रहा है। आप यदि पांडव टीले पर जाने का काम करते हैं तो वहां पर आपको सड़कें बनने का काम, फुहारे लगने का काम, और जो पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई वगैरह में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन सब पर लगातार प्रयास जारी है। आपने देखा होगा कि अब से 10 साल पहले हस्तिनापुर और अब के हस्तिनापुर में जमीन आसमान का अंतर हुआ है। हस्तिनापुर नगर पंचायत के द्वारा लगातार पूरे हस्तिनापुर में टंकियां बनवाने का काम, उसके साथ साथ जो था पूरी सड़कों का निर्माण, कोई सी भी सड़क देखते हैं लगातार सड़कें बनने का काम, करोड़ों रुपए के काम हस्तिनापुर में हो रहे हैं। आप 2015 में जिला पंचायत चुनाव के लिए आप प्रत्याशी, उस टाइम पे कुछ परिस्थितियां बनी, कुछ भारी लोग आए। उस टाइम पे काफी राजनीतिक दबाव था, काफी सामाजिक दबाव था आपके ऊपर, लेकिन बाकी सब लोग उसमें टिकट सबके रखे गए थे। शायद 2-3 लोग हमारे क्षेत्र के जो बचे थे उस टाइम पे, उसमें एक आप थे, एक हमारे परम मित्र अनुज भाटी जी थे, एक और दूसरे मास्टर जी थे। तो उस टाइम की परिस्थिति के बारे में कुछ आप बताओ, क्या परिस्थिति, क्या उस टाइम पे चल रहा था क्षेत्र में? देखिए, आप भी जानते हैं, जब कोई राजनीति की शुरुआत करता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को किस तरह से शुरुआत करनी पड़ती है। 2015 का चुनाव था जिला पंचायत का, हम सामाजिक स्तर से प्रयास कर रहे थे, और प्रयास करते करते क्षेत्र की जनता ने कहा कि भाई आप चुनाव लड़ो। तो हमने प्रयास किया, तो हमने निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में पत्नी को चुनाव लड़वाने का काम किया। और विकट परिस्थितियां थी, क्योंकि गुंडा राज उस टाइम पर कायम था, समाजवादी की सरकार थी, और भाई अतुल प्रधान जी की पत्नी भी हमारे सामने, पत्नी के सामने चुनाव लड़ रही थी। तो उन्होंने अपने धनबल और बाहुबल के द्वारा जो था सबको कुचलने का काम किया। जो लोकतंत्र की आज बात करते हुए लोकतंत्र नहीं बचा है, सब कुछ हुआ है, तो लोकतंत्र को कुचलने का यदि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किसी ने काम किया तो हमारे समाजवादी पार्टी के भाइयों ने करने का काम किया। और लोकतंत्र को कुचलने वाले लोग आज कहते हैं कि वे लोकतंत्र कुचला जा रहा है। तो कुचलने वाले यदि अपनी परिभाषा बदलकर दूसरों को कुचलने वाला बता दे तो ये बात हजम नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति प्रयास करता है, काम करता है, निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं विकास जरूर होता है। एक क्षेत्र के अच्छे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, फिलहाल आप ब्लॉक प्रमुख या विधायक उस लेवल में है, आपकी विचारधारा, आपका समाज के प्रति चिंतन उस लेवल का है, फिर भी पार्टी ने आपको तो कोई बड़ा पद नहीं दिया है, तो इस बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और हम सब व्यक्तित्व निर्माण के आधार पर राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना को सोच रखते हैं, और हम सब पार्टी के लिए काम करते हैं। और केवल पार्टी के लिए काम नहीं करते, हम भारत माता के लिए काम करते हैं। हम दल है, लेकिन दल भारत का चिंता करने वाला दल है। हम सोच भारत के विकास के रखते हैं, हम सोच जन जन के विकास के रखते हैं। और ये पार्टी का अपना एक निजी मामला है, पार्टी का विवेक है, शीर्ष नेताओं का सोच है, चिंतन है। जब समय आएगा, राजयोग होगा, पार्टी सोचेगी, चिंता करेगी, तो जरूर बिल्कुल आशीर्वाद देने का काम करेगी। और हमें तो ज्यादा अभिलाषा होती नहीं है बिल्कुल भी,
क्योंकि किसको कब कौन कहाँ देगा वो प्रभु तय करते हैं, सर्वोच्च सत्ता तय करती है। हमारा केवल एक ही है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और कर्म हमारा राष्ट्र की सेवा पर आधारित है, वो हम कर रहे हैं लगातार। कौन ब्लॉक प्रमुख बनेगा, कौन जिला पंचायत सदस्य बनेगा, किसका स्तर किस स्तर का, किसी का कोई स्तर है नहीं है, ये तो सब जनता जनार्दन तय करती है। और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो आला कमान तय करता है कि भाई किसको क्या करना है, कैसा करना है। आपने देखा होगा हमारी पार्टी में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बिल्कुल एकदम शांत, अचानक उनको एकदम देश के राष्ट्रपति बना दिया। महामहिम राष्ट्रनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बना दिया गया। भजन लाल जी शपथ लेने के लिए गए थे, उधर से मुख्यमंत्री बनकर आए। आदरणीय रेखा गुप्ता जी अध्यक्ष एमएलए बनी, एमएलए बनने के तुरंत बाद डायरेक्ट बना दिया। तो यह तय नहीं होता है, यहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, यह एक विचारधारा होती है। और विचारधारा के आधार पर जब रिपोर्ट, सूचनाएं एलआईयू की तरह काम होता है, सारी चीजें पहुंचती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कार्यकर्ता का विकास होता है। हो सकता है कि हमारी सूचनाएं, रिपोर्ट अभी ऊपर तक ना पहुंच पाई हो, इसलिए हमारा जो चल रहा है वो अभी प्रयास करेंगे, ये प्रयास करेंगे, बस अच्छी बात है। हम तो एक ही है कि जो भी होगा वो अच्छा होगा, और जैसा हो रहा है अच्छा हो रहा है। हम कुछ बने ना बने, लेकिन हमारी भारत माता का मस्तक झुकना नहीं चाहिए। हम देश के लिए और प्रदेश के लिए और समाज के लिए, सबके विकास के लिए, सबका साथ सबके विकास को चरितार्थ करने के लिए, अंत्योदय की भावना का उदय करने के उद्देश्य से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने के लिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, जिन्होंने एक देश एक निशान की परिकल्पना को रखने का काम किया, उसको चरितार्थ करने के उद्देश्य से निरंतर भाव से काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। यही हमारा मूल मंत्र है, चरई बेती चरई बेती। एक लास्ट क्वेश्चन आपका, अभी जो चुनाव है अभी कुछ टाइम पहले, उसमें बंगाल चुनाव में बहुत बड़ी जीत भाजपा को मिली है, वहाँ की परिस्थिति के बारे में कुछ आप हमें बताना चाहें, हमारे दर्शकों को बताना चाहें? वहाँ की परिस्थिति के बारे में मैं आपको डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट जैसी बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे बड़े भाई इंस्पेक्टर हैं सीआरपीएफ जी, जिनका नाम किशनवीर पोसवाल है, और वो पोस्टेड थे दरभंगा विधानसभा में। जब दरभंगा विधानसभा में थे तो वो ड्यूटी करते करते वो जो सीआरपीएफ वाले जवान थे पूछ लेते थे भाई क्या बात है, कैसे विचारधारा चल रही है, क्या चल रही है। तो वहां के कार्यकर्ताओं ने खुद बताया कि हम परिवर्तन चाहते हैं, बंगाल में आतंक मचा रखा है, गुंडा राज कायम है, हम खा नहीं सकते, रह नहीं सकते, सब कुछ नहीं है। उन्होंने कहा भाई तुम तो ऐसा कहते थे कि भाई ये आते हैं इनके सामने कह दे, तो इनके सामने इसलिए कहते हैं यदि नहीं कहेंगे तो हमको मार डालेंगे, इस बार अब की बार हम मोदी को वोट देगा, वो यही भाषा बोलते थे। तो ये जन जन भावनाओं के आधार पर चुनाव जीतने का काम हुआ है। लोग परिवर्तन चाहते थे, जनता त्रस्त थी, दुखी थी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जनता त्रस्त और दुखी थी, गुंडा राज, माफिया राज के साथ साथ जंगल राज हो गया था, बहू बेटी रात को निकल नहीं सकती थी, कोई रास्ते पे जा नहीं सकता था, किसी का झोटा बुग्गी भैंसा छीनने का काम होता था, किसी की 12 से मोटर निकलने का काम होता था, किसी को दिन दहाड़े मार दिया जाता था। और आपने कवाल कांड को भी देखना काम हुआ होगा, उस कवाल कांड के द्वारा कितने नरसंहार होने का काम हुआ था। तो ऐसे प्रदेश में जब माहौल बना हुआ था, तो उस माहौल के परिवर्तन को देखते हुए, उस माहौल की सोच को देखते हुए लोगों ने उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार लाने का काम हुआ। और आज सभी खुशहाल है, कोई कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, ना गुंडा राज है, ना कोई समस्या है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, सुकून से जी रहे हैं, विकास की दौर है। उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन चुका है। मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद बहुत बहुत। ये पॉडकास्ट आज हस्तिनापुर पॉडकास्ट का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने बहुत अच्छा पॉडकास्ट कर हमारी जो भावनाएं हैं राष्ट्र को सशक्त और समृद्ध करने की, और जन जन के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा की। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी भिन्न भिन्न माध्यमों से अपने इस चैनल को आगे बढ़ाने का काम करें और देश और प्रदेश के मुद्दों पर लगातार काम करें। और इतना अनुरोध हमेशा करना चाहूंगा, सच की आवाज के लिए हमेशा खड़े रहे, निडर होकर जो चलता है वही लीडर बनता है। थैंक यू गुरुजी। क्योंकि कहते हैं कि डर से डरो मत, डर से आगे हमेशा जीत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुरुजी, तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। अब ये कैसा गया, अच्छा गया, बुरा गया, या आपके फीडबैक, आपके कमेंट, उसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं फॉलो कीजिएगा, अपना सपोर्ट हमें दीजिएगा, सो दैट हम आगे भी
अपने क्षेत्र के अच्छे अच्छे लोगों को, अपने देश के अच्छे अच्छे लोगों को अपने चैनल पर लेकर आए। पॉडकास्ट देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा राम राम, धन्यवाद। आप सभी देखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।